Assalamu alaikum. In this video I'm going to cover a very interesting topic that is Mulligan concept. इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइक नैक क्या होता है, स्नैक क्या होता है, रिवर्स स्नैक क्या होता है, और अगर किसी पेशेंट को सर्वाइकोजेनिक हेडेक है तो मुलिगन की ऐसी कौन सी टेक्निक है जो उसके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। ठीक है, मुलिगन की टेक्निक्स को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मुलिगन का कॉन्सेप्ट डेवलप किसने किया था। तो ब्रायन मुलिगन एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट थे जिन्होंने मुलिगन का कॉन्सेप्ट पेश किया था। इन्होंने मैनिपुलेटिव थेरेपी में डिप्लोमा गेन किया था इन 1974 में, जिनकी टेक्निक्स आज भी फॉलो की जाती हैं। वैसे तो इनकी बहुत सारी टेक्निक्स है, लेकिन यहाँ हम 3 बेसिक टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि मैकेंजी और मैटलैंड से ये किस तरह से डिफरेंस है। इन्होंने मैनुअल थेरेपी में एक न्यू फील्ड डेवलप की थी जिसे उन्होंने नाम दिया था MWM, मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट। मुलिगन थेरेपी को हम वेराइटी ऑफ इंजरीज एंड पेन को ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मुलिगन को टेक्निक्स को पहले पेरिफेरीज पे अप्लाई किया गया था। सेकेंड इज़ नैक। नैक स्टैंड फॉर नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड, जो कि सर्वाइकल स्पाइन पे एंड अपर थोरेसिक स्पाइन पे अप्लाई की जाती है। थर्ड इज़ स्नैग, सस्टेन्ड नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड। ये हमारे पास थ्रू आउट द स्पाइन पे ही बेसिकली यूज़ की जाती है, जिसमें हमारे पास रिब केज एंड सैक्रोइलियक जॉइंट भी इन्वॉल्व हैं। चलिए अब इसे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो भी हम मोबिलाइजेशन देते हैं वो हम फैसेट जॉइंट या फिर स्पाइनस प्रोसेस पे देते हैं। ठीक है, तो हमें एटलीस्ट एंगल्स पता होने चाहिए कि सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर पे क्या क्या एंगल्स होते हैं वर्टिब्रेस के। ठीक है, तो सर्वाइकल पे 45 डिग्री का एंगल है, थोरेसिक में 60 डिग्री का एंगल है और लंबर पे 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ये बेसिक हमारे पास वर्टिब्रेस के एंगल्स बताए गए हैं कि किस तरह से ये एलोकेटेड होते हैं और क्या क्या एंगल्स होते हैं इसके। ठीक है, मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट जो है वो परफॉर्म होती है वेट बेयरिंग पोजीशन में। मुलिगन ने कहा है कि जो भी वो मूवमेंट कराएगा वो वेट बेयरिंग पोजीशन में कराएगा, और वेट बेयरिंग पोजीशन एक पेशेंट के लिए वेट बेयरिंग पोजीशन क्या होगी, जब जिस पोजीशन में उसे पेन हो रहा होगा वही उसके लिए वेट बेयरिंग पोजीशन कहलाई जाएगी। लेकिन मैटलैंड की जो मोबिलाइजेशन होती थी ना, वो रेस्टिंग पोजीशन में दी जाती है, यानी कि रेस्टिंग कौन सी, लाइंग पोजीशन। ठीक है, सुपाइन लेटा होगा। मुलिगन जो है वो कहता है कि सिटिंग पोजीशन में, यानी कि उसे जिस पोजीशन में पेन हो रहा है ना उस पोजीशन में हम उस टेक्निक को अप्लाई करेंगे। मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट इसे कहा है उसने। ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है जिसकी शोल्डर एब्डक्शन जो है वो लिमिटेड है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन आ रही है। फॉर एग्जांपल उसे शोल्डर एब्डक्शन करते हुए, तो एब्डक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास कौन सी ग्लाइड होती है, इन्फीरियर ग्लाइड। ठीक है, अब करना ये है कि मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट का प्रोटोकॉल किस तरह से अप्लाई होगा कि जो थेरेपिस्ट है वो सस्टेन्ड एसेसरी मोबिलाइजेशन करेगा और पेशेंट क्या करेगा, वो साथ ही साथ फिजियोलॉजिकली एक्टिव जितनी उससे मूवमेंट हो रही है वो एब्डक्शन करेगा। इस तरह क्या होगा कि थेरेपिस्ट भी मोबिलाइज कर रहा है प्लस पेशेंट जो है वो खुद भी अपने आप को असिस्ट कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट। सही है। अब एक नोट है कि जो मुलिगन है वो कभी भी ये नहीं कहता कि जो उसकी टेक्निक्स हैं वो ऐसे पेशेंट पे अप्लाई की जाए जिसको टॉर्टिकोलिस है या शियाटिक स्कोलियोसिस है। सही है, उसके लिए वो रिकमेंड करता है कि मैकेंजी की तरफ आप जा सकते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जब भी MWM अप्लाई करेंगे तो उसके लिए पहले हमें असेसमेंट करनी है कि मुलिगन की कोई भी टेक्निक है वो उस पेशेंट के लिए सूटेबल है भी या नहीं। ज़ाहिर है, हमारे पास पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, असेसमेंट करते हैं, डायग्नोज प्रोविजनल डिफरेंशियल बनाकर फिर हम कोई भी ट्रीटमेंट प्लान देंगे ना। तो इसी तरह से ये सेम एज ट्रीटमेंट है। पहले हम क्या करेंगे, एक पिल्स रिस्पॉन्स होता है और एक क्रुक रिस्पॉन्स होता है। पिल्स रिस्पॉन्स में हम क्या देखते हैं कि पेन फ्री है हुआ है, यानी कि हम जो है इसकी मैक्सिमम 3 रिपीटेशंस करवाते हैं डे 1 पे जब हमारे पास पेशेंट आया। अगर तो उसका पेन कम हुआ है तो फिर हम जो है आगे फर्दर
करेंगे, वरना जो है हम यहीं पे ही ट्रीटमेंट जो है वो टर्मिनेट कर देंगे। इंस्टेंट रिजल्ट मिला है या नहीं, यूजुअली क्या होता है कि नेक्स्ट डे पेशेंट आता है और बताता है कि हाँ भाई उसका थोड़ा पेन रिलीफ हुआ है। अगर तो पेन रिलीफ हुआ है तो मतलब ये जो टेक्निक्स हैं ये उसके लिए सूटेबल है। फिर हमारे पास क्रुक रिस्पॉन्स में क्या देखते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन, रिपीटेशन, ओवर प्रेशर, कम्युनिकेशन, नॉलेज एंड सस्टेन मोबिलाइजेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में हम यही देखेंगे कि उसे पील्स रिस्पॉन्स मिला है या नहीं। अगर तो उसका पील्स रिस्पॉन्स नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि ये उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेट है, क्योंकि जो हमारे पास मोबिलाइजेशंस होती हैं ना, इनका कहीं ना कहीं अगर 20% 30% भी उससे पेन फ्री हुआ है, उससे पेन रिलीफ हुआ है उसका पेशेंट का, तो हम जो है आगे फर्दर करते हैं। वरना अगर उसका पेन रिलीफ नहीं हुआ, क्या पता अंडरलाइन कोई इन्फेक्शन हो, कोई पैथोलॉजी हो जिसकी वजह से जो है उसका पेन रिलीफ नहीं हुआ, तो फिर हमें इसका फर्दर ऑन डायग्नोसिस की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा, सेकंड मैंने बताया कि रिपीटिशंस जो है हम मैक्सिमम फर्स्ट डे पे 3 रिपीटिशंस करवाते हैं। अगर तो पेन रिलीफ होगा तो फिर हम जो है आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे, वरना नहीं। ओवर प्रेशर क्या होता है, ओवर प्रेशर की हम आगे डिस्कस करती हूँ मैं डिटेल में कि स्नैग और नैग में किस तरह से ओवर प्रेशर की बात की जाती है। कम्युनिकेशन क्या होता है, ज़ाहिर है हम पेशेंट के साथ हम पेशेंट को जो भी मूवमेंट कराएंगे उससे पहले पेशेंट को गाइड कर देंगे, और साथ ही साथ ड्यूरिंग ट्रीटमेंट प्लान भी हम जो है वो साथ साथ पेशेंट से कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट होता है कि हम जो है पेशेंट को बोल रहे हैं कि फ्लेक्स करें या एक्सटेंड करें या फिर हाथ ऊपर करें, लेग ऊपर करें, स्ट्रेट लेग रेस्ट करें, ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट है। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए, उसको बताएं उसकी पैथोलॉजी के बारे में, और आपको भी पता होना चाहिए। सस्टेन्ड द मोबिलाइजेशन थ्रू आउट द मूवमेंट, ये भी मैं ओवर प्रेशर और इसकी मैं आगे डिटेल में बात करती हूँ कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं नैग की। नैग इज़ नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड। इंडिकेशन क्या है कि ये पेन को डिक्रीज़ करेगा, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करेगा, ग्रॉस मोटर जो जिसकी रिस्ट्रिक्शन हुई होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, एल्डरली पेशेंट के लिए, और इट इज़ गुड टेस्ट फॉर चेकिंग द इरिटेबिलिटी ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। अगर सर्वाइकल स्पाइन में इरिटेबिलिटी है तो उसको चेक करने के लिए भी ये एक गुड टेस्ट माना जाता है। सही है। रिलीफ सोरनेस आफ्टर मैनिपुलेशन, यानी कि पोस्ट मैनिपुलेटिव सोरनेस जो होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये हमारे पास नैग जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव मानी जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है कि अगर किसी पेशेंट को सर्वाइकल स्पाइनल फ्रैक्चर है, सर्वाइकल स्पाइन का फ्रैक्चर हो, कोई भी स्पाइनल इन्फेक्शन हो या ऑस्टियोपोरोसिस हो या फिर उसकी नर्व कंप्रेशन हो, तो हम जो है वो नैग अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? फ्रैक्चर में तो हम वैसे ही उससे जो है टाइम देते हैं हील होने का, और इन्फेक्शन में अगर हम करेंगे तो स्प्रेड हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस में क्यों करते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस में ऑलरेडी उसकी जो बोन्स हैं वो फ्रेजाइल होती हैं, तो इस वजह से हम जो है ऑस्टियोपोरोसिस में भी नैग अप्लाई नहीं करते। फिर अगर नर्व कंप्रेशन है तो कोई और जो है वो नर्व और कंप्रेस होने के चांसेस होते हैं, इसलिए भी हम जो है वो ज़्यादा अगर रेडिकुलोपैथी है पेशेंट को तो हम नहीं अप्लाई करते। ठीक है, उसमें फिर हम ट्रैक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। अब देखते हैं कि नैग अप्लाई किस तरह से करना है। अब हमें पता चल गया कि इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से अप्लाई करना है। ऑसिलेटरी मोबिलाइजेशन अप्लाई करते हैं। अच्छा, नैग जो है वो हमारे पास सर्वाइकल स्पाइन के लिए यानी कि C2 to C7 और अपर थोरेसिक के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। मिड टू एंड रेंज पे फैसेट जॉइंट पे हम मोबिलाइजेशन देते हैं, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास एंटीरियो क्रेनियली, यानी कि डायगनली हम जो है टुवर्ड्स द आई बॉल जो है वो मोबिलाइजेशन अप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि मस्ट नॉट गिव इन पेन, वेरी स्लाइट डिस्कम्फर्ट। अच्छा, पेशेंट हमने इतनी भी ज़ोर से नहीं देना कि पेशेंट जो है वो उसको पेन होने लग जाए। पेशेंट जो है वो सिटेड पोजीशन में होगा और हम स्लाइड से जो है वो ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। अब जब सर्वाइकल में हम नैग अप्लाई करते हैं तो हम स्लाइड से अगर ट्रैक्शन देंगे तो हमारे पास अच्छा खासा स्पेस क्रिएट हो जाता है, तो उससे जो है वो मोबिलाइजेशन अच्छे से अप्लाई हो जाएगी। स्लाइडली साथ ही हमने क्या करना है कि जो है पेशेंट को कंफर्टेबल करना है। कंफर्टेबल किस तरह से करेंगे कि लाइक पेशेंट सिटिंग पोजीशन में तो उसका हेड जो है वो थेरेपिस्ट अपनी बैली के साथ या फिर जो है वो आर्म के साथ जो है वो स्टेबलाइज कर देगा लाइक दिस। ठीक है, इसमें क्या किया हुआ है कि थेरेपिस्ट ने हेड जो है वो
स्टेबलाइज किया हुआ है और स्लाइटली से जो है ना वो फ्लेक्शन करनी है। फ्लेक्शन करने से क्या होता है कि वर्टिब्रीज जो है ना वो इजीली प्रोमिनेंट हो जाती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर तो पेशेंट को C4 और C5 में इशू है, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जो है ना C4 पे अप्लाई करेंगे मोबिलाइजेशन या फिर जो है C5 पे अप्लाई करेंगे। तो हम जब भी नैक देते हैं तो उसमें जो है C4 पे हम जो है ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन अप्लाई करेंगे, सही है। और स्टेबलाइजेशन किस तरह से होगी, अब ऊपर की जितनी भी वर्टिब्रीज हैं यानी कि C1 C2 C3 उसको किस तरह से हमने फिंगर्स के थ्रू स्टेबलाइज कर लिया, ठीक है। जो हमारे पास मिडल जो लिटिल फिंगर है उसका जो मिड पार्ट है उस मिडल फैलिंग्स से हम जो है वो हुक बनाएंगे स्पाइनस प्रोसेस पे, ठीक है। और फिर अपने जो दूसरा हैंड है उससे जो है थिनार एमिनेंस के थ्रू हम जो है वो मोबिलाइजेशन अप्लाई करेंगे, सही है। अच्छा, ये आप वही डिस्क्रिप्शन है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको रीड आउट कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने बातें बताई हैं कि पेशेंट जो है वो चेयर पे होगा या स्टूल पे होगा। पेशेंट थेरेपिस्ट के एब्डोमेन पे जो है उसका हेड जो है वो रेस्ट कर रहा होगा और जो है अवॉइड करेंगे हम रोटेशन से और साइड फ्लेक्शन से, और हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखना है। और लिटिल फिंगर से जो है हम मिडल फैलिंग्स की लास्ट पॉइंट है, मिडल जो लिटिल फिंगर है उसके मिडल फैलिंग से हम स्पाइनस प्रोसेस पे अप्लाई कर रहे होते हैं मोबिलाइजेशन, ठीक है। इसी तरह से स्टैंड फीट अपार्ट किस तरह से हम पोजीशन बनानी है, एक थेरेपिस्ट ने पेशेंट के एक पाँव उसका आगे होगा और एक पाँव उसका मतलब कंफर्टेबल पोजीशन बनानी है, ठीक है, ताकि थेरेपिस्ट पे भी लोड ना आए और जो है पेशेंट को भी इजीली हम करवा सकें, ठीक है। कितनी रिदम्स देनी है, 3 सेकेंड देनी है मिड टू एंड रेंज पे, सही है। और कहाँ देनी है, स्पाइनस प्रोसेस पे फॉर सजाइटल मूवमेंट एंड आर्टिकुलर पिलर टू इम्प्रूव द साइड फ्लेक्शन एंड रोटेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है, ये देखें इस तरह से हमारे पास जो है ये एरोज बता रहे हैं कि ये हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस है। नैक जो है हम इसी तरह से स्पाइनस प्रोसेस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर जो है पेशेंट को यूनिलैटरल पेन है तो फिर हम फैसेट जॉइंट पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर तो उसे सेंट्रल उसको देना है नैग तो हम जो है फिर स्पाइनस प्रोसेस पे अप्लाई करेंगे, और अगर उसे यूनिलैटरल यानी कि एक साइड की रिस्ट्रिक्शन है तो हम कहाँ अप्लाई करेंगे, जिस साइड पे रिस्ट्रिक्शन होगी उसी साइड पे हम यूनिलैटरल अप्लाई करेंगे। अब ये हमारे पास फैसेट जॉइंट कहलाता है, सही है। जब भी यूनिलैटरल पेन होगा तो हम फैसेट जॉइंट पे जिस साइड पे रिस्ट्रिक्शन होगी उसी साइड के फैसेट जॉइंट पे मोबिलाइजेशन अप्लाई करेंगे। और अगर पेशेंट को सेंट्रली इशू है तो फिर हम जो है वो सेंट्रल नैग अप्लाई करते हैं स्पाइनस प्रोसेस पे। दिस इज़ द सेंट्रल नैग जो कि हम स्पाइनस प्रोसेस पे अप्लाई कर रहे हैं, और दिस इज़ यूनिलैटरल नैग, जिस साइड पे रिस्ट्रिक्शन होगी उसी साइड पे हम फैसेट जॉइंट पे मोबिलाइजेशन अप्लाई करेंगे। मोबिलाइजेशन की डायरेक्शन क्या होगी, एंटीरियो क्रेनियली, यानी कि अब अबव टूवर्ड्स द आई बॉल हमने मूवमेंट करवानी है अपनी हैंड की। थंब की हमारी मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, टूवर्ड्स द आई बॉल। रिवर्स नैग में हम क्या करते हैं, अगर पेशेंट को C4 और C5 में इशू था तो हम C5 पे जो है वो मोबिलाइजेशन अप्लाई करेंगे, C4 पे नहीं करेंगे। नैग में हम क्या करते हैं, ऊपर वाली वर्टिब्री को ऊपर वाले स्पाइनस प्रोसेस पे देते हैं मोबिलाइजेशन, लेकिन रिवर्स नैग में हम नीचे वाले जो हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस है उस पे देते हैं मोबिलाइजेशन। अब ये हमारे पास इसी तरह से ये रिवर्स नैग है, ठीक है। सी स्पाइन, इसमें जो है वो हम लोगों ने वी ग्रिप बनाई हुई है, ठीक है। और ये अपर थोरेसिक पे दे रहे हैं। अब हमारे पास बात आते हैं स्नैग की। स्नैग इज़ सस्टेन नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड। स्नैग जो है वो हमारे पास यूजली पूरी स्पाइन पे ही हमारे पास रिबकेज को मिलाकर और सैक्रोइलियक जॉइंट तक पे भी हम जो है वो स्नैग अप्लाई करते हैं, ठीक है। द थेरेपिस्ट अप्लाई द एप्रोप्रिएट एसेसरी ज़ाइगोपेफिशियल ग्लाइड। ज़ाइगोपेफिशियल क्या होता है हमारे पास, ज़ाइगोपेफिशियल हम जो है वो फैसेट जॉइंट को बोल रहे होते हैं, सही है। और उसका सेकंड नेम है, एपोफिजियल भी उसे बोलते हैं, ज़ाइगोफिजियल भी बोलते हैं और फैसेट जॉइंट भी बोलते हैं, उसके 3 नाम होते हैं, ठीक है। वाइल द पेशेंट परफॉर्म द सिम्टोमेटिक मूवमेंट, ठीक है, दिस मस्ट रिजल्ट इन फुल रेंज ऑफ मोशन, पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन।
अच्छा, नैक किस तरह से अप्लाई करते हैं? मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं ओवर प्रेशर का बताऊंगी और सस्टेन मूवमेंट का बताऊंगी, वो स्नैग में आती हैं। ओवर प्रेशर ये होता है कि जब भी हमने पेशेंट को मूवमेंट करवानी है तो सस्टेन हम मूवमेंट भी करवा, साथ साथ मोबिलाइजेशन देंगे और साथ साथ पेशेंट जो है वो मूवमेंट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पेशेंट पहले सीटेड पोजीशन में है, हमने क्या करना है, पिस्टल ग्रिप बनानी है और मोबिलाइजेशन अप्लाई करनी है और साथ साथ उस पेशेंट को बोलना है कि मूव करे। ठीक है, वो फ्लैक्स करेगा और हमने क्या करना है, साथ साथ मोबिलाइजेशन अप्लाई करते रहना है। अब क्या करना है, जैसे ही पेशेंट पूरा फुल फ्लैक्स हो गया है जितनी उसकी रेंज थी, तो फिर हमने क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि अपने ही दूसरे हैंड से, अपने हैंड से मैक्सिमम फ्लैक्शन करें। ठीक है, एक हम नॉर्मली फ्लैक्शन करते हैं, फिर जब हम थोड़ा सा असिस्ट करते हैं अपने खुद को या अपने आप को, तो हम कुछ हद तक हम और फ्लैक्शन कर सकते हैं। तो हमने पेशेंट को ही बोलना है कि अपने हैंड से ही मैक्सिमम फ्लैक्शन की तरफ जाए। सही है। अब हमने वहाँ पर अपनी मोबिलाइजेशन को छोड़ना नहीं है, अपनी ग्रिप को छोड़ना नहीं है, इसी को हम जो है वो सस्टेन्ड मोबिलाइजेशन कह रहे होते हैं। ठीक है, इसको हमने ओवर प्रेशर करना है और फिर हमने उसको दोबारा उसको बोलना है कि नॉर्मल रेंज पे आए, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे दोबारा से आए जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। जब वो अपनी वापस पिक्चर नंबर 1 में जिस तरह से दिखा रहे हैं वापस अपनी पोजीशन पे आ गया है, फिर हमने अपनी जो है वो ग्रिप को, अपनी मोबिलाइजेशन को स्टॉप करना है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली स्नैग कहलाती है। स्नैग सर्वाइकोथोरैसिक स्पाइन पे भी अप्लाई होता है। वो किस तरह से, ये भी हमारे पास सिटिंग पोजीशन पे भी हो सकता है और स्टैंडिंग पोजीशन में भी हो सकता है। इसमें हम क्या करते हैं, सस्टेन फैसेट ग्लाइड देते हैं विद मूवमेंट। फैसेट जॉइंट पे हम ग्लाइड्स देंगे और साथ साथ पेशेंट को क्या करेंगे, उसकी मूवमेंट करवाएंगे। ठीक है, एक्टिव मूवमेंट करेगा पेशेंट और फिर उसके बाद हम पैसिवली खुद से भी करवा रहे होंगे लाइक दिस। अब इसमें क्या है कि पेशेंट हमने जो है वो फैसेट जॉइंट पे ग्लाइड देनी है। ठीक है, जिस साइड पे उसकी उसको पेन जो है वो रेडिएट कर रहा है। अब क्या करना है, साथ साथ वो हेड जो है वो अपना फ्लैक्स कर रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।